आज के इस वीडियो में हमारा डिस्कशन रहेगा कि मायावती के लीडरशिप में बहुजन समाज पार्टी आखिर फेल क्यों हुई। 2007 में बीएसपी की लीडरशिप में मायावती ने इंडियन पॉलिटिक्स में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि लोगों को ये लगने लगा कि इंडिया को उसका फर्स्ट दलित प्राइम मिनिस्टर मिलने वाला था। और उसके केवल 2 साल के बाद मायावती और बीएसपी का पॉलिटिकल स्क्रिप्ट इतना खराब किया कि आज की तारीख में सवाल उठता है कि क्या इंडिया की सबसे प्रोमिनेंट दलित पॉलिटिकल फॉर्मेशन सर्वाइव भी कर पाएगी कि नहीं। 2007 में मायावती और बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में पहली बार मेजॉरिटी सरकार बनाई थी। 403 में से 206 सीट्स जीतकर, वो भी 30% वोट शेयर के साथ। ये जीत बहुत ही इंप्रेसिव थी क्योंकि बीएसपी ने ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी की हायरार्की को उलट पुलट कर दिया था। जिस स्टेट में पॉलिटिकल हायरार्कीज और ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी की वर्ण व्यवस्था एक दूसरे को मिरर करती थी, वहां पर बीएसपी ने एक नया एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। इंडिपेंडेंस के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टेट था। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में जो वोट बेस था वो मुस्लिम्स, दलित्स और अपर कास्ट हिंदूज का था, वो भी ब्राह्मणों की लीडरशिप में। लेकिन 1980s और 1990s में कांग्रेस की ये सोशल कोआलिशन फ्रैक्चर होने लगी और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी AKA बीएसपी ने खुद का एक बहुत ही वाइड सोशल कोआलिशन बना लिया। बहुजन समाज पार्टी की सोशल कोआलिशन में कुछ ओबीसी कम्युनिटीज, थोड़े मुस्लिम्स, थोड़े ब्राह्मण्स, अपर कास्ट हिंदूज और दलित्स थे। लेकिन ये सोशल कोआलिशन दलित्स की लीडरशिप में भी थी और उसमें भी पर्टिकुलरली जाटो दलित्स की लीडरशिप में। 2007 की जीत के बाद मायावती का पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। मायावती ने अपने आप को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर की तरह प्रोजेक्ट किया, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव करके। 2 साल बाद 2009 में मायावती ने इस उम्मीद में कि उत्तर प्रदेश का कंट्रोल उनके हाथ में है, जो लोकसभा में 80 पार्लियामेंटेरियंस को भेजती है, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट की तरह प्रोजेक्ट किया। मायावती ने 2009 की लोकसभा इलेक्शंस पर इस चीज पर बेट किया था कि नेशनल लेवल पर एक नॉन बीजेपी और एक नॉन कांग्रेस सरकार बनेगी। लेकिन मायावती की इस उम्मीद पर कांग्रेस ने पानी फेर दिया। कांग्रेस ने नेशनल लेवल पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया और उत्तर प्रदेश, जो कि मायावती की होम बेस थी, वहां पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उत्तर प्रदेश में मायावती की लीडरशिप में बीएसपी ने सिर्फ 20 सीट्स जीत पाई थी, जहां पर कांग्रेस ने 21 सीट्स जीती थी, वो भी 27% वोट शेयर के साथ। मायावती का सोशल कोआलिशन फ्रैक्चर होने लगा था। ब्राह्मण्स और दलित्स दोनों ही दो ऑपोजिट रीजंस के लिए मायावती से नाखुश थे। जहां पर ब्राह्मणों का दलितों का पॉलिटिकल असर्शन पसंद नहीं आ रहा था, वहां पर दलित्स को मायावती का अपर कास्ट अपीसमेंट पसंद नहीं आ रहा था। और 2012 आते आते मायावती समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से पावर हार गई। मुलायम सिंह यादव की ग्रासरूट्स लेवल पर जो कास्ट इक्वेशंस थी और अखिलेश यादव की एनर्जेटिक कैंपेन, इस चीज ने उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल इक्वेशंस को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। 2012 आने तक ब्राह्मणों ने, अपर कास्ट हिंदूज ने बीएसपी को डंप कर दिया था और ओबीसी कम्युनिटीज और मुस्लिम समाजवादी पार्टी की तरफ जाने लगे थे। 2012 में बीएसपी का पॉलिटिकल वोट शेयर 30% से कम होकर 25% हुआ था। लेकिन इंडिया की फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में बीएसपी ने 120 सीट्स को गंवाकर सिर्फ 80 सीट्स पर आकर रुक गई। 2014 में नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में मोदी वेव में मायावती की बीएसपी एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई। 2007 की उत्तर प्रदेश की लोकसभा असेंबली इलेक्शंस में बीएसपी ने सिर्फ 17 सीट्स जीती थी। 1991 से लेकर अब तक का ये बीएसपी का सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा है। 2019 आते आते लोकसभा इलेक्शंस के लिए मायावती ने उनके पॉलिटिकल राइवल समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से पॉलिटिकल अलायंस बना लिया, लेकिन फिर भी वो 2019 की लोकसभा इलेक्शंस में सिर्फ 10 सीट्स ही जीत पाए। और 2022 की उत्तर प्रदेश की असेंबली इलेक्शंस में बीएसपी ने फिर एक बार डिजास्ट्रसली परफॉर्म किया, सिर्फ 1 सीट जीतकर। तो आखिर बीएसपी की ये दुर्दशा क्यों हुई? आखिर बीएसपी और मायावती का पॉलिटिकल स्क्रिप्ट गलत कहाँ पे गया? इन सवालों के 4 इंटर रिलेटेड एक्सप्लेनेशंस है। हम इन चारों रीजंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। रीजन नंबर 1, फेलियर इन द डोमेन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना मैसेज रिलाई करने के लिए टेक्नोलॉजी ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम बन चुका है। 24/7 मीडिया इकोसिस्टम में पॉलिटिकल लीडर्स को विजिबल रहना और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ कनेक्टेड रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आज की तारीख में अगर आप एक पॉलिटिकल लीडर हो और आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स है,
कैरिस्मेटिक ओरेटरी है तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन जाता है, स्पेशली आज जब मीडिया पॉलिटिकल थिएट्रिक्स से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। जो पॉलिटिकल पार्टीज और सोशल मूवमेंट्स टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करती उनको पब्लिक इमेजिनेशन में जगह बिल्कुल नहीं मिलती। लेकिन इसका ये भी मतलब होता है कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास एस्टैब्लिश्ड मीडिया आउटलेट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है, जो सदियों से मार्जिनलाइज्ड है, जो डिजिटली और टेक्नोलॉजिकली सेवी नहीं है, जो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को वक्त के साथ अपडेट नहीं कर पाते, वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर सकता। और बहुजन समाज पार्टी इन सभी मामलों में मार खा जाता है। बीएसपी का एस्टैब्लिश्ड मीडिया आउटलेट्स के ऊपर ना के बराबर इन्फ्लुएंस है और वो नरेटिव्स को अपने फेवर में टिल्ट भी नहीं कर सकता। बहुजन समाज पार्टी के पास कोई सिंपैथेटिक मीडिया इकोसिस्टम नहीं है। दलित बैकग्राउंड के बहुत ही कम जर्नलिस्ट है जो मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करते हैं, और ना तो मायावती ने अपने पर्सनल फाइनेंसिस को यूज किया है बहुजन समाज पार्टी के लिए एक सेपरेट मीडिया इकोसिस्टम बनाने के लिए। बहुजन समाज पार्टी सभी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज में से सबसे लास्ट थी जिसने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया। बीएसपी के डिस्ट्रिक्ट लेवल लीडरशिप को वो ऑटोनॉमी नहीं है कि वो ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट करे, दलित प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करे ऑन एवरीडे बेसिस, और ना तो टाइम रहते हुए पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कर पाए। बीएसपी इज इंडियाज मोस्ट सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। इन सभी चीजों का कारण ये है कि बहुजन समाज पार्टी ने शुरुआत से ही एस्टैब्लिश्ड मीडिया आउटलेट्स को सस्पिशन से देखा है। बीएसपी की लीडरशिप को ये लगता है कि एस्टैब्लिश्ड मीडिया इकोसिस्टम वो अपर कास्ट हिंदूज की कॉन्स्पिरेसी है अपनी डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए। ये जो डेलिबरेटली डिस्टेंसिंग किया है बीएसपी ने नेशनल मीडिया इकोसिस्टम से, और उसका जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है और उसका जो मार्जिनलाइज्ड बेस है दलित्स का, इन कारणों की वजह से बीएसपी आज की तारीख में बहुत ही ज्यादा हैंडीकैप हो चुका है। रीजन नंबर 2, फेलियर इन द डोमेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस। अगर आप पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के डोमेन में फेल भी हो जाते हो तो भी आप उन डिसएडवांटेजेस को एक हद तक ओवरकम कर सकते हो। बीएसपी ने प्रीवियसली इन चीज़ों को ओवरकम किया था। एक डिसिप्लिन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्शंस के बीच वोटर्स के साथ एंगेज कर कर उनको वोटिंग के दिन पोल बूथ के पास लाना और अपने सुपीरियर नंबर्स को पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट करना। बीएसपी वो टाइम पे ये सब कुछ इसके लिए कर पाए कि उसकी लीडरशिप वो टाइम पर ऑन ग्राउंड एक्टिव थी। बीएसपी की लीडरशिप ऑन ग्राउंड ट्रैवल करके जाटव दलित्स की एक स्ट्रॉन्ग कोर सपोर्टर बेस बना के रखी थी। दूसरे दलित सबकास्ट और ओबीसी कम्युनिटीज के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके उनका भी सपोर्ट बीएसपी ने जीता था। लेकिन ये सब बदल गया और बीएसपी की लीडरशिप ऑन ग्राउंड ट्रैवल करना बंद कर दी। इंडियन पॉलिटिक्स में आज की तारीख में शायद ही कोई दूसरा पॉलिटिकल लीडर हो जो मायावती की तरह अपने घर में बैठा रहता होगा। शायद मायावती को ये लग सकता है कि उनके आलीशान घर लखनऊ और दिल्ली में अपने पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करके, फोन पर अपने पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करके, कुछ चुनिंदा कास्ट कम्युनिटी के लीडरशिप को अप्रोच कर कर वो अपने बेस काडर को मोटिवेटेड रख सकती है। इस स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग के कारण मायावती को रियल टाइम फीडबैक नहीं मिलता और जहां पर यंगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीएसपी का एक्सपेंशन होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। बीएसपी ना तो टाइम पर सही मुद्दे उठा पाती है और ना तो सही टाइम पर प्रोटेस्ट कर पाती है और ना तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को रियल टाइम पर रेस्पॉन्ड कर पाती है और ना तो अपने दलित कॉन्स्टिट्यूएंसी से सॉलिडारिटी दिखा पाती है। बीएसपी इंडिया की सबसे सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप है और बीएसपी इंडिया की मोस्ट एब्सेंट सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप भी है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप नहीं जीतोगे, और अगर आप उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हो जो सदियों से मार्जिनलाइज्ड है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दुगनी हो जाती है अपनी कम्युनिटी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिलाने के लिए। अगर आप इंडिया की मोस्ट मार्जिनलाइज्ड पीपल को रिप्रेजेंट करते हो तो अनफॉर्चुनेटली हिस्टोरिकल रियलिटीज़ और ट्रेडिशनल प्रिविलेजेस के कारण आपको दुगना मेहनत करना पड़ता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट बेस को उसका हक दिलाने के लिए। जो सक्सेस प्रिविलेज्ड कास्ट को इजीली मिल जाती है उसके आधे सक्सेस के लिए भी आपको 2 गुना काम करना पड़ता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मायावती को अपने फाइनेंशियल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज को रिस्क नहीं करना। ये सच है कि नहीं इसे इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर ये बात सच है तो बीएसपी के लिए एक ट्रैजिक स्टोरी रहेगी जहां पर लोग इकोनॉमिक रिसोर्सेज को और फाइनेंसिस को पॉलिटिकल पावर हासिल करने के लिए यूज करते हैं। बीएसपी के केस में उल्टा हो रहा है। यहाँ पर पॉलिटिकल पावर हासिल करने के बाद इकोनॉमिक रिसोर्सेज और फाइनेंसिस को बचाने की कोशिश की जा रही है। रीजन नंबर 3,
फेलियर इन द डोमेन ऑफ सोशल मैट्रिक्स, जहां पर बीएसपी एक टाइम पर जाटव लीडरशिप में बैकवर्ड कम्युनिटीज और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करती है, आज बीएसपी जाटव लीडरशिप में सिर्फ जाटव दलित्स को रिप्रेजेंट करती है। बीएसपी के फाउंडर काशीराम जी के गुजर जाने के बाद मायावती ने अपने पार्टी का कंट्रोल अपने पास रखा। पार्टी धीरे धीरे सेंट्रलाइज्ड होने लगी और इसको देखकर बैकवर्ड कम्युनिटीज बीएसपी छोड़ने लगे। इसके कारण बीएसपी के सोशल बेस पर एक लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट देखने मिला। बीएसपी ने अपने बहुजन सोशल बेस को पावर मैट्रिक्स में पावर शेयरिंग में स्पेस नहीं दे पाई। बीएसपी में जाटव वर्सेस नॉन जाटव का कॉन्ट्राडिक्शन देखने मिला। नॉन जाटव दलित्स भी बीएसपी से दूर जाने लगे। दलित्स को बीएसपी से दूर जाते देख बाकी प्रिविलेज्ड अपर कास्ट हिंदूस भी, जिनको दलित लीडरशिप पसंद नहीं थी, वो भी बीएसपी को छोड़ने लगे। मुस्लिम्स एंड ओबीसीज भी बीएसपी से धीरे धीरे करके दूर होने लगी। रीजन नंबर 4, फेलियर इन द डोमेन ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। 1993 से असेंबली इलेक्शंस में बीएसपी का वोट शेयर 20% से 30% के बीच फ्लक्चुएट हुआ है। एक मल्टी कॉर्नेट कॉन्टेस्ट में, एक फ्रैगमेंटेड पॉलिटी में अगर आप 1/4 ऑफ द वोट्स भी जीतते हो तो वो आपके लिए इनफ होता है। असेंबली इलेक्शंस में आप अच्छे खासे नंबर ऑफ सीट्स जीतकर कोआलिशन गवर्नमेंट में आप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हो। लेकिन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में 20% वोट शेयर से किसी का कुछ काम नहीं होता। लेकिन आज की तारीख में जहाँ पे बीजेपी 40 to 50% ऑफ द वोट शेयर कंसोलिडेट कर पाती है, बीएसपी का 20% वोट शेयर किसी काम का नहीं रहता। अगर इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेसिस पे होता, ना कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, तो बीएसपी का 20% वोट शेयर उसको असेंबली इलेक्शंस में रफली 80 सीट्स दिला पाती थी। लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स वैसे काम नहीं करती। इंडिया की फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में, जहां पर बीएसपी ने एक बार इंडिया की फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का फ़ायदा उठाया था, आज की तारीख में वो उसी सिस्टम का विक्टिम बन चुका है। इंडिया की डेमोक्रेसी में बीएसपी का राइज एक इम्पोर्टेंट चैप्टर था और लास्ट 10-15 सालों में बीएसपी का डाउनफॉल उन सभी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस और सोशल मूवमेंट्स के लिए अपसेटिंग है जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए रिप्रेजेंट करती है।